हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आपको समझ आ गई है कि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग और एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेल्फ स्टडी के। मैं सारे यहाँ पर आपको एक एक लाइन समझाऊंगा, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अगर ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पावर शेयरिंग के रिलेटेड। तो पावर शेयरिंग में कौन सी कंट्रीज़ थी, ये सारा डिस्कस मैंने इसके स्पेशल नोट्स वाले चैप्टर में किया है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, पहले आप वो देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन आंसर की समझ आएगी। ठीक है, तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्फ स्टडी में, तो उन्होंने पूछा है विच कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। तो रिलेटिवली बताना है कौन सी बेल्जियम में कम्युनिटी थी जो सबसे ज़्यादा रिच भी थी और पावरफुल भी थी। तो इसका सही आंसर है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग। तो जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि कम बोलने वाले जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो लोग रिच और पावरफुल थे। अगर आपने ट्रिक्स से ध्यान से इसको समझना है तो आपको पहले चैप्टर समझना होगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका में कौन कौन से ग्रुप्स थे, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले 2 ग्रुप्स थे। तो बेसिकली 2 ग्रुप्स थे, सिंघाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग। तो सिंघाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका एथनिक कंपोजिशन के ऊपर, एथनिक ग्रुप के ऊपर। विच एथनिक ग्रुप इज़, तो क्वेश्चन है आपका विच एथनिक ग्रुप इज़ मेजॉरिटी इन श्रीलंका। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में किसका ग्रुप था, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाला सबसे ज़्यादा ग्रुप था, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो क्वेश्चन फोल्ड होके भी आ सकता है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंकन कौन सी मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, सिंघाला। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह समझना विद ट्रिक्स तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे चले जाओगे आप, वहाँ से आप देख सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन है नेम द 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल इन श्रीलंकन, कि श्रीलंका में कौन कौन से सब ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के आगे जो ग्रुप्स बने हुए थे वो कौन से 2 थे। तो एक था श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, और दूसरा है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल मतलब जो तमिल में इंडिया के लोग रह रहे थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड श्रीलंका एमर्ज एज ए इंडिपेंडेंस नेशन, मतलब श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, सीधी सी बात है। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, जैसे मैंने आपको चैप्टर में करवाया है, 1948 को। सिक्स्थ क्वेश्चन रिलेटेड है पावर शेयरिंग के चैप्टर से। तो क्वेश्चन है नेम द एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका विच वर इन्वॉल्व इन सिविल वार। सिविल वार क्या होती है ये आपको चैप्टर में समझ आएगा। तो बेसिकली एथनिक ग्रुप्स बताने हैं जो सिविल वॉर में शामिल थे। तो फर्स्ट था श्रीलंकन तमिल्स और सिंहालास, ठीक है, और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। इनके बीच में क्या लड़ाई थी ये आपको चैप्टर देखने के बाद ही समझ आएगी। तो बेसिकली सबसे पहले आपने चैप्टर को समझना है, उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपने देखने हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन है विच इज़ द मेजॉरिटिज्म, व्हाट इज़ अ मेजॉरिटिज्म। मेजॉरिटिज्म क्या होता है, नेम ए कंट्री विच हैज़ लॉस्ट पीस ड्यू टू दिस। मेजॉरिटिज्म क्या है और कौन सी कंट्री थी जिसने अपनी शांति को खो दिया था मेजॉरिटिज्म के चक्कर में। तो बेसिकली मेजॉरिटिज्म अच्छी बात नहीं होती। मेजॉरिटिज्म का मतलब होता है कि पावर सिर्फ एक ही बंदे के हाथ हो, वो अपनी मर्जी हो, जो मर्जी करे, चाहे किसी का बुरा ही करे। तो ए बिलीफ डैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री, जिसकी मेजॉरिटी है, जिसकी ज़्यादा मात्रा है कम्युनिटी की, वही कंट्री में रूल करेगा। विच एवर वट इट वांट्स, वो जो करेगा उसके दिल में आ जाएगा वो करेगा।
बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस, मतलब किसी की विशेस हो या ना हो, अपनी मर्जी से सारा कुछ करना है। एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, जो भी विशेस है, नीड्स है माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम होती है, उनको उनकी बात को ना मानना। डिसरिगार्डिंग मतलब उनकी विशेस को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये मेजोरिटिज्म था। और कौन सी कंट्री ने पीस खोया था, तो वो है श्रीलंका। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई है। तो बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा टाइप हो गवर्नमेंट की, उसको बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। मतलब जब पावर डिवाइड हो, जैसे हमारे सेंटर और स्टेट है, ठीक है, और पंचायती राज भी है, तो उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए गवर्नमेंट अंडर विच, ये गवर्नमेंट है जिसके अंडर क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सीट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट्स की 2 पोजीशन होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह वीडियो की समझ आ गई। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें 2 वर्ड आए हैं, रिजर्व्ड और कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व का मतलब होता है कुछ सीट्स को सेव करके रख देना, मतलब साइड पे रख देना। और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है प्लेस। तो दोनों को मिला के क्या बना, कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब पता चल गया। ए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ऐसी जगह है विच इज़ रिजर्व फॉर, जो सेव करके रखते हैं कुछ सीट्स पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व रखा जाता है ताकि उनका फ़ायदा हो सके, उसको बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो बेसिकली 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने पढ़ी है उसका क्या फ़ायदा क्या है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, इट मेंट टू गिवन स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कैसे कोई देश चलता है, कैसे अर्थव्यवस्था है उसकी, कैसे लोग हैं वहाँ पर, कैसी सड़कें हैं, हर चीज़ को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। टू डिवर्स सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स भी होते हैं हर एक इंडिया में। जैसे सोशल ग्रुप्स कौन के हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हु अदरवाइज वुड फील एलिगेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो एलिगेटेड का मतलब कि बेसिकली जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ वीकर सेक्शंस के लिए वो रिजर्वेशन होती है। जैसे आपने सुना ही होगा, आजकल इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है तो कुछ सीट्स SC ST OBC के लिए रिजर्व होती है, ताकि उनको हेल्प मिल सके, समाज में वो भी सुधार कर सके और आगे बढ़ सके। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम बताना है चेक एंड बैलेंस इन द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है वो बताना है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ यहाँ पर ही। जैसे हमारे सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उसके नीचे होती है हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर वाली कोर्ट है और हाई कोर्ट क्या है, उससे नीचे वाली। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हर एक सिस्टम में क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है कोर्ट, वो नीचे वाले के ऊपर निगरानी रखता है कि वो अपना काम सही तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसको बोलते हैं चेक, उसको चेक करना और बैलेंस बना के रखना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का समझ आ गया। तो इसकी आगे डेफिनेशन है, अंडर दिस सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेटेड कोर्ट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कीप द चेक ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर चेक रखती है। मतलब चेक मतलब वो देखती है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चेक कौन करता है, हमेशा हाईएस्ट पोजीशन। नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि कोई भी जो गवर्नमेंट का पावर है, जितनी पावर उसको मिली है, वो अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकता, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया हाई कोर्ट ने गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ आदेश जारी कर देगा, ठीक है।
तो बेसिकली अगली लाइन है इट कीप्स ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। वेरियस इंस्टीट्यूशन का मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं। उसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। ठीक है, अंडर उसके बाद 12 क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कम अंडर विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने आपको बताया था चैप्टर में, तो बेसिकली 2 टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बेसिकली चेक एंड बैलेंस कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट से लिया गया है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग से। ये आपको तभी समझ आएंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन के टिपिकल वर्ड्स जब आपने चैप्टर को अच्छी तरह देखा होगा। ठीक है, विद स्पेशल नोट्स जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए कोलिशन गवर्नमेंट। समझ लो, रट्टा नहीं लगाना इसको। कोलिशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई भी सरकार बनाने के लिए चाहिए 10 सीट्स, किसी भी पार्टी के पास 10 सीट्स नहीं आई, तो क्या करते हैं वो अपने दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब रल मिल के जो गवर्नमेंट बनती है। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट इज़ ए कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट, एक जो पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट बनाने का एक ऐसा तरीका है इन विच सेवरल पार्टीज कोऑपरेट। बहुत सारी पार्टीज आपस में कोऑपरेट भी कर सकती हैं, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बेसिकली यही 3 चल रही है मेन। तो अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो आपस में मिलके भी सरकार बना सकती है, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इट जनरली हैपन व्हेन नो पार्टी गैस मेजॉरिटी। ये तब होता है जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते इन पार्लियामेंट में, एंड सेवरल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू प्रोवाइड देयर मेजॉरिटी। तो सभी मिलके क्या बना देते हैं, मेजॉरिटी। मान लो 6 सीट्स चाहिए जीतने के लिए, बीजेपी के पास भी 2 सीट्स आ गई, कांग्रेस के पास भी 2 सीट्स आ गई और आम आदमी पार्टी भी 2 सीट्स आ गई, तो कुल मिला के 6 चाहिए थी, उन्होंने ये कंडीशन पूरी कर दी, तो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही है चैप्टर की। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ बेटा, अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह और सीरियसली नंबर लेने हैं तो आपको पहले चैप्टर देखना होगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो 14 क्वेश्चन है इन श्रीलंका द डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट ए सीरीज। श्रीलंका की सरकार ने एक इलेक्शन लड़ने की पॉलिसी अडॉप्ट की थी ऑन विच मेजरमेंट टू एस्टेब्लिश सिंघाला सुपरमेसी। तो सिंघाला को उन्होंने, सिंघाला एक लैंग्वेज है, जिन्होंने नहीं पता वो चैप्टर को देखना ही पड़ेगा उनको। सिंघाला को सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, सबसे महान क्यों बनाया था। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में एक सीरीज़ अडॉप्ट की थी उन्होंने, उसका मतलब है मेजॉरिटियन गवर्नमेंट क्या होता है, जो सिर्फ अपनी बात सुनती है और किसी का फ़ायदा नहीं सुनती। तो कौन सी सीरीज़ थी, बेसिकली क्वेश्चन ही है, तो इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो, मेजॉरिटियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो और मेजॉरिटिज्म सीरीज़ भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा 15 स्टेट 2 मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन कौन सी सोशल डिवीज़न, मतलब समाज में कौन कौन से ग्रुप्स है। सोशल मीडिया होता है ना जैसे, वैसे सोशल मतलब समाज में कौन कौन सी डिवीज़न थी उस समय। रिलीजन से रिलेटेड लोग थे, अलग अलग धर्मों से, और लैंग्वेज मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। और आपने मेरे को बताना है श्रीलंका डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका की डिवाइडेशन क्या थी, जो मैंने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की थी। बेसिकली 16 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैं आपको सेट कर देता हूँ। 16 क्वेश्चन है विच इज़ द स्टेट रिलीजियस ऑफ श्रीलंका। तो बेसिकली ये बताना है श्रीलंका में रिलीजन कौन सा था जो मेन लोगों का था। तो बेसिकली बुद्ध धर्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे, जिसको बोला जाता है बुद्धिज़्म। ठीक है, और बेसिकली ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने चैप्टर को अच्छी तरह देखा होगा। तो बेटा ये आपके लिए बड़ी मेहनत से लेके आता हूँ, तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है आपने। ठीक है, तो अगला है 17 क्वेश्चन विच 2 लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। कि बेल्जियम देश में हमने जो चैप्टर में पढ़ा है कौन कौन सी लैंग्वेज को बोला जाता है। तो फ्रेंच भी बोला जाती थी और डच लैंग्वेज भी बोली जाती थी। तो बेसिकली 18 क्वेश्चन आ गया। फिर हॉरिजॉन्टल
के ऊपर। गिव वन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में बताना है। ये मैंने ट्रिक से कराया अपने नोट्स से, तो ध्यान से वहाँ से देख लेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देनी है। हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जैसे पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो लोगों को बताता है, इम्प्लीमेंट करता है कि ये रूल आपके ऊपर लग गया, जैसे पीएम, सीएम और आईपीएस ऑफिसर। और जुडिशरी क्या होती है? जो हमें न्याय देती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेटेड कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बहुत सारी कोर्ट्स आ जाएंगी इसमें। तो बेसिकली यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो 19 क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम ने हमने पढ़ा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उसको इलेक्ट कौन करता था? तो बेसिकली पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो इसको वन लैंग्वेज कम्युनिटी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे। तो डच, फ्रांस, जर्मन सभी वोट देते थे, तभी कम्युनिटी गवर्नमेंट में इलेक्ट्स होते थे, इलेक्शन लड़ने के एलिजिबल होते थे बेल्जियम में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई। तो बेसिकली 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज है? व्हाट इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन वेलोनिया रीजन। हाँ जी, आ गया जो मैंने ट्रिक से कराया था। वेलोनिया रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज। और मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितने % वेलोनिया लैंग्वेज बोलते थे। देखते सबसे पहले कौन बताता है। तो आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम। कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जीतने के बाद कौन सा स्टेप्स उठाया था? रूल आउट द प्रॉब्लम द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़। उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजनल डिफरेंसेस का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड जो भेदभाव थे। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है, कल्चर का मतलब सभी का कल्चर अलग अलग है। कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। इस डाइवर्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सा उन्होंने सीरीज़ अपनाई थी? जैसे श्रीलंका ने अपनाई थी मेजोरिटिज़म, और इन्होंने कौन सी बनाई थी सबसे इम्पोर्टेंट? एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है सभी लोगों को साथ लेके चलना। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एकोमोडेट की सीरीज़ किसने अपनाई थी? बेल्जियम ने। तो बेल्जियम की दिमाग की बेल बजी थी, उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था। ये सारा मैंने स्पेशल नोट्स में डिस्कस किया है। तो बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन आपकी सेल्फ स्टडी का वेरी शॉर्ट में 22 नंबर, हाउ वर डच एंड फ्रांस स्पीकिंग पीपल एकोमोडेट इन कम्युनिटी गवर्नमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम में बताना है। समझो पहले क्वेश्चन को। हाउ वर डच और फ्रांच, वहाँ पर हमने पता है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और डच बोलते थे। स्पीकिंग पीपल एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब साथ साथ कैसे चले थे कम्युनिटी गवर्नमेंट में? तो बेसिकली बाय गिविंग इक्वल शेयर टू बोथ कम्युनिटी। मतलब बेल्जियम में डच को भी इक्वल राइट्स थे और फ्रांस वालों को भी इक्वल राइट्स मिले हुए थे, तभी उन्होंने एकोमोडेट किया, मतलब साथ मिलके चले। तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच को भी इक्वल राइट्स थे और फ्रांस वालों को भी इक्वल राइट्स मिले हुए थे, तभी उन्होंने ये अच्छी तरह निभाया। आई होप यहाँ तक आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ आ गए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर बेटा आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब आल्सो। बाय, हैव ए नाइस डे।